मैं के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल का चैप्टर हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत 1945 में भूगोल के तत्वों की विवेचना की। उन्होंने मानव भूगोल को भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं व गुणों के परस्पर संबंध की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन माना है। हंटिंगटन ने अपने वर्गीकरण में 3 बातों पर विशेष बल दिया। पहला है प्राकृतिक दशाएं, दूसरा है जीवन के स्वरूप, तीसरा है मानवीय अभिव्यंजना। प्राकृतिक दशाओं में हंटिंगटन ने स्थिति, भूमि की बनावट, जलाशय, मिट्टी, खनिज, जलवायु को सम्मिलित किया। जीवन के स्वरूप के अंतर्गत पौधे, पशु, मनुष्य को सम्मिलित किया। पौधों एवं पशुओं पर भी प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। परोक्ष रूप में पौधे एवं पशु मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं, किंतु मानव भूगोल की केंद्रीय इकाई होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मानव को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हंटिंगटन ने अपने वर्गीकरण में जीवन के भी 3 स्वरूपों की चर्चा की है। जीवन पाया जाता है पौधों में, प्लांट्स में जीव पाया जाता है, पशुओं में, एनिमल्स में पाया जाता है, स्वयं मनुष्य में भी जीव पाया जाता है। निर्जीव में कोई वस्तु है उसमें जीव नहीं पाया जाता है। पहला जो है पौधे हैं जिनमें जीव पाया जाता है। मानव जीवन में पेड़ पौधों का विशेष महत्व होता है। ये हमारे पूरक हैं, हमारे सप्लीमेंट हैं। किसी भी स्थान की पारिस्थितिक संतुलन में कम से कम 33% पेड़ पौधे होना बहुत आवश्यक है। भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, वन नीति है, उसमें भी 33% पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वातावरण का संतुलन बना रहे, फूड चेन सही बनी रहे। टुंड्रा की जलवायु में वनस्पति के अभाव के कारण मानव जीवन कष्ट साध्य होता है। इसी प्रकार मरुस्थलों में पेड़ पौधों का बहुत अभाव होता है, जिससे जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। पौधों में विभिन्न प्रकार के अनाज पाए जाते हैं, घास पाई जाती है, जिसको खाकर या जिससे जीव जंतु, वन्य जीव, पालतू पशु और मनुष्य के उपयोग में आता है। वनस्पति जलवायु का ज्ञान कराती है। जहाँ पर सघन वन होंगे तो वहाँ की जलवायु आर्द्र होगी। जहाँ पर वन कटीले होंगे तो वहाँ की जलवायु शुष्क होगी। इसलिए वनस्पति का ज्ञान जलवायु कराती है। जल के भीतर उत्पन्न पौधों का भी मानव पर प्रभाव पड़ता है। मछलियाँ या समुद्री जीव पनपते हैं, जिस पर मानव आश्रित है। समुद्रों से बहुत सारी मछलियाँ खाद्यान्न के रूप में काम आती हैं। दूसरा है पशु। पौधों की भांति पशुओं का भी मानव जीवन में बड़ा महत्व है। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाकर खेत जोतने के काम में लिया, यातायात के रूप में, साधन के रूप में खेतों की जुताई करने के लिए काम में लिया। दूध, ऊन, मांस, खाल आदि की दृष्टि से भी पशु मनुष्य के बहुत उपयोग में रहे। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर माल का आवागमन, माल को ढोने के लिए, सवारी करने के लिए घोड़े, खच्चर ही एकमात्र यातायात के साधन होते हैं। अंडों के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। शहद और रेशम के लिए मधुमक्खी या रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। उनकी उपयोगिता को सिद्ध करता है।
प्रकृति विजय में भी मानव को पशुओं से सहयोग मिला है। प्रकृति पर हम विजय पाएं या उसे पार पाएं तो पशुओं की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे रेगिस्तान में जाएं तो हम ऊंट का बड़ा महत्व है, पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखें तो वहाँ पर खच्चर का बड़ा महत्व है। तीसरा है मनुष्य, ये मानव भूगोल का एक केंद्र बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, तत्व है। प्रकृति में जितनी भी विकास या उन्नति दृष्टिगोचर होती है वो मानव बुद्धि और कार्य कुशलता का परिणाम है। चूंकि पशुओं से मानव जो है भिन्न है और भिन्नता है मस्तिष्क की, चेतना की, समझ की, ज्ञान की, अतः उसका प्रकृति परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वह प्राकृतिक वातावरण में रहकर निरंतर अपने जीवन को सुखी व संपन्न बनाने के लिए हमेशा प्रयास में रहता है, प्रयत्न करता रहता है। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, एक्टिव है। डेविस ने उसे भौगोलिक कारक, मैन एज ए ज्योग्राफिकल फैक्टर के रूप में स्वीकार किया। मुख्य केंद्रक है। मनुष्य की कार्य कुशलता वंशानुगत एवं पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करती है। कुछ लोग जन्मजात ही आलसी और निकम्मे होते हैं, उन्हें कार्य करने में बहुत जोर पड़ता है, जबकि कुछ लोग बहुत परिश्रमी और फुर्तीले होते हैं। कुछ लोग कार्य करने में तेज होते हैं किंतु कार्य करने का ढंग नहीं जानते, उन्हें कार्य कुशलता का अभाव होता है। कार्य कुशलता वास्तव में स्वास्थ्य एवं कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे ठंडी जलवायु में मनुष्य अधिक और तेजी से कार्य करेगा, गर्म जलवायु में या उष्ण जलवायु में मनुष्य आलसी हो जाता है। इनमें सांस्कृतिक तत्वों का भी हाथ होता है। ये सभी बातें मिलकर उसके जातीय गुणों का निर्माण करती हैं। मानव की उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए गए प्रयत्नों पर वातावरण का भी हाथ रहता है। जीवन के ढंग, कार्यशैली, शिक्षा, संस्कार, साहित्य आदि के विकास हेतु मानव किस ढंग को अपनाता है ये उसके व्यक्तिगत समझ, चतुराई पर निर्भर करता है। उच्च आवश्यकता की पूर्ति अनिवार्यताओं की पूर्ति के बाद ही संभव है। सबसे पहले हमारी जो कपड़ा, मकान, घर, भोजन वो आवश्यक है। उसके बाद में स्वास्थ्य चिकित्सा वो आवश्यक है और उसके बाद में उच्च आवश्यकताओं की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पहले प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो तभी वह उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवर्तनशील या प्रयत्न करता है। हंटिंगटन ने मानवीय आवश्यकताओं और कार्यों को भी 4 भागों में बांट दिया है। पहली है मानव की पार्थिव आवश्यकताएं, जरूरी आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्न, विभिन्न व्यवसाय। तीसरी है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक उद्दीपन। और चौथी है मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं जो उसके सांस्कृतिक विकास में योगदान देती है। मानव अभियंजना के अंतर्गत मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताएं, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता एवं उच्च आवश्यकताओं पर प्राकृतिक परिस्थितियों का किस प्रभाव पड़ता है तथा मानव की इस प्रभाव की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका विवेचन किया गया है। इस वर्गीकरण को हंटिंगटन ने एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है। हम इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चार्ट में हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तत्वों को बांटा है। एक तरफ लिखा है प्राकृतिक दशाएं, बीच में लिखा है जीवन के स्वरूप और दाईं तरफ लिखा है मानवीय अभिव्यंजना। प्राकृतिक जो है नेचुरल कंडीशंस हैं उसमें आप देखेंगे स्थिति, लोकेशन, इसका मानव पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दूसरा है भूमि की बनावट किस तरह की है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी है, पठारी है, इसका मानव जीवन के पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जल राशियाँ, वाटर बॉडीज। चौथा है मिट्टियाँ एवं खनिज पदार्थ और पांचवा है जलवायु।
जलवायु का मानव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके शारीरिक प्रभाव, उसके मानसिकता पर प्रभाव, उसके आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव जलवायु का पड़ता है। इसमें जो एक कॉपरेशन है, एक सामंजस्य है प्राकृतिक दशाओं में, पौधे हैं, मानव है और पशु हैं, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। दूसरी है मानव अभिव्यंजनाएं। अब इसमें जो मानव है उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं आती हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं में भोजन है, जल है, वस्त्र पहनने के लिए, उसका रहने के लिए घर, उसको भोजन के लिए औजार, खेत की जुताई करना, ये इसके लिए औजार भी उसको आवश्यक है। यातायात के साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको यातायात के साधनों की भी आवश्यकता होती है। चाहे वो पशु संबंधी अपनी आवश्यकता पूरी करे, पहाड़ी क्षेत्रों में है तो खच्चर का यूज करेगा, रेगिस्तानों क्षेत्रों में है तो ऊँट का यातायात के रूप में कार्य करेगा। यदि वो जल क्षेत्र में रहता है तो उसको नाव वगैरह का उपयोग करना होगा। तो ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, एसेंशियल। दूसरा है आधारभूत व्यवसाय। मनुष्य के लिए आधारभूत जो ऑक्यूपेशन है, शिकार करना है, मछली पकड़ना है, पशुचारण, कृषि है, लकड़ी काटना है, खान खोदना है, उद्योग धंधे, ये सारे के सारे व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कार्य कुशलता। ये दोनों चीज़ें होने पर मनुष्य और अपनी स्किल को बढ़ाता है और कार्य कुशलता के लिए व्यापार, वाणिज्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्वास्थ्य है उसका, सांस्कृतिक प्रेरणा है, ये तीनों कार्य कुशलता पर निर्भर करती हैं। चौथी है उच्चतर आवश्यकताएं। ये तीनों आवश्यकताएं जब पूरी होती हैं तो मनुष्य घूमने फिरने, आमोद प्रमोद, पर्यटन में समय व्यतीत करता है, लगाता है, धन लगाता है, फिर अपना एक संगठन बनाता है, सरकार, शिक्षा, उच्चतर शिक्षा में वो जाने की कोशिश करता है, विज्ञान का आविष्कार करता है, धर्म, कला, संस्कृति, ये सारे के सारे उच्चतर आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के तत्व, प्राकृतिक दशाएं, जीवन के स्वरूप और मानवीय अभिव्यंजनाएं। इस चार्ट के बाद हम देखते हैं मान की प्राकृतिक दशाएं, मानव अभिव्यंजनाएं। प्राकृतिक के मानव के जो रिलेशन हैं उनका विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि मानव भूगोल का क्षेत्र एवं समस्त विशाल एवं विषमताओं से पूर्ण है और प्रकृति के क्रियाकलाप सूक्ष्म एवं सार्वभौमिक है, किंतु दोनों के आपसी संबंधों का स्पष्ट व्याख्या करना एक जटिल कार्य है। फिर भी इन विषमताओं को कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत करके सरल रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक दशाएं, नेचुरल कंडीशंस। इसमें पहला है स्थिति, लोकेशन। हंटिंगटन का स्थिति से अभिप्राय पृथ्वी को ग्रह के रूप में स्वीकार करना। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, इससे दिशा और दूरी का ज्ञान होता है। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप और उसके अक्ष पर झुके होने के कारण न केवल ऋतुएं बदलती हैं बल्कि दिन रात का बदलना, छोटा बड़ा होना, ये सारा का सारा स्थिति पर निर्भर करता है। गोलाकार जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक दिन में 365 चक्कर लगाती है। भूगोल में किसी स्थान की स्थिति का बड़ा महत्व है। किसी भी देश की स्थिति को देखना हो तो उसकी अक्षांश देशांतर रेखाएं देखना बड़ा आवश्यक है। ग्रेट ब्रिटेन की विश्व मानचित्र पर केंद्रीय स्थिति होने के कारण ही वह विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित कर पाया तथा ब्रिटेन के साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता। ये कहावत बहुत चरितार्थ पाई गई। ब्रिटेन के लोगों ने पूरे विश्व पर शासन किया।
जहाँ तक सारे महाद्वीपों में शासन किया तो उनके शासन में कहीं पर भी दिन छिपता नहीं था। वास्तव में पृथ्वी का स्वरूप, उसकी आकृति, पृथ्वी का अक्सर झुका होना, दैनिक वार्षिक गतियाँ, मानव की आधारभूत परिस्थितियाँ जिनके अभाव मानव का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। पृथ्वी मनुष्य का निवास स्थान है, अतः मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार इस पर निरंतर परिवर्तन करता रहता है। पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। पृथ्वी हमें औद्योगिक विकास के लिए नेचुरल रिसोर्स, कच्चा माल देती है, खनिज देती है, पावर रिसोर्स देती है। पावर रिसोर्स में कोयला है, तापीय ऊर्जा है, आपकी विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, ये सारे के सारे शक्ति के साधनों में आते हैं। पृथ्वी स्वयं भी एक संसाधन है जो विश्व की जनसंख्या का भरण पोषण करती है। पृथ्वी मानवीय क्रियाकलापों का संग्रह स्थल भी है। आदिकाल से ही पृथ्वी पर मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों की जो छाप है वो हम सभ्यताओं में देख पाते हैं, ये संस्कृतियों में, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा गई खोजों में भी पाते हैं। दूसरा है भूमि की बनावट। पृथ्वी की बनावट से हंटिंगटन का अभिप्राय है स्थल रूप से लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का अर्थ है कि महाद्वीपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं विश्व में, पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्वरूप भी पाए जाते हैं, कई झरने हैं, कई पहाड़ियाँ हैं, कई नाले हैं। धरातल की रचना उस क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज मनुष्य के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तटवर्ती लोगों का जीवन आंतरिक भागों के लोगों से भिन्न होता है। तटीय लोगों का जीवन जो होता है वो समुद्र पर डिपेंड होता है। आंतरिक भागों का जो जीवन है वो वहाँ की प्राकृतिक जो नेचुरल फॉर्म्स हैं उन पर निर्भर करता है। पहाड़ी क्षेत्र हैं या पठारी क्षेत्र हैं या रेतीले क्षेत्र हैं तो वहाँ का अलग जीवन होता है। समतल उपजाऊ क्षेत्र के लोगों का जीवन मरुस्थलीय, दुर्गम, पहाड़ी, दलदली क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न होता है। वहाँ की अलग कंडीशंस होती हैं, मैदानी क्षेत्रों की अलग होती हैं। यही कारण है कि मानव सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटियों पर हुआ, जैसे दगला फरात है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। भूगोल के मूलभूत उपाय। मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थल स्वरूप मैदान है। मैदान इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर खेती करना आसान है, सिंचाई के लिए नहरें बनाने आसान है, यातायात आप रेल मार्ग बना सकते हैं आसानी से, सड़क मार्ग है वो सुलभ हो सकते हैं। इसी कारण से सर्वाधिक जो सेटलमेंट्स है, जो बसावट है, विश्व की जो नगरीकरण है वो विश्व का अधिकतर मैदानी भागों में पाया जाता है। मरुस्थल हो, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो रहन सहन है, या आप बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर मुश्किल है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़क बनाना भी कठिन है, यातायात का साधन निर्मित करना भी कठिन है। इसी तरह तीसरा है जल राशियाँ। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में इसके विकास और जीवित रहने में जल का बहुत महत्वपूर्ण है। कहावत है जल ही जीवन है, जल के बिना सब शून्य, जल बिन सब शून्य। जल के बिना मानव समतल मैदानी भागों में रहना पसंद नहीं करता। प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, घाटी सभ्यताएं हैं, वहाँ पर जो मानव का निवास रहने का मुख्य कारण है वहाँ पर जल स्रोत, नदियों का। जल की उपलब्धता से ही आज हम देख पाते हैं कि मरुस्थलों में हरियाली है। चाहे राजस्थान का ही उदाहरण देखें, इंदिरा गांधी नहर के आने से थार के जो मरुस्थल है उसमें कायाकल्प हो गई है। आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इन जिलों में हरियाली है, बहुत सारी खाद्यान्न फसलें उपज होने लग गई हैं। भारत का जो उत्तर का मैदान है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा तलछट से बिछाया गया है, पृथ्वी के 72% भाग पर जल का वितरण है। चाहे वो जल सागरों में हो, चाहे नदियों में हो, झीलों में हो, इसका प्रभाव मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उस पर पड़ता है।
जलाशय मानव को सुरक्षा भी प्रदान करता है। जलाशय इंग्लिश चैनल के द्वारा प्राचीन काल के अनेक युद्धों में ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति सुरक्षित रही। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप में बसा हुआ है, चारों तरफ पानी है, तो वहाँ पर जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी कठिनाई होती है या उसके देश की सुरक्षा हो सकती है। नदियों द्वारा लाए गए तलछटों से या खारे जल के स्रोत मछलियों के रूप में मानव भोजन के काम आते हैं। कृषि के अतिरिक्त औद्योगिक जगत में विभिन्न उद्योगों में जल की उपलब्धता भी रहती है। जितने भी उद्योग धंधे होते हैं या उद्योग लगाए जाते हैं तो उसके लिए जल बहुत आवश्यक होता है। मिट्टी एवं खनिज मानवीय क्रिया विकास में मिट्टी का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मिट्टी मानव जीवन का मूल आधार है, क्योंकि सभी खाद्यान्न एवं अन्य फसलें मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करती हैं। प्रेरी और स्टेपी जो घास के मैदान हैं, वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वहाँ पर कपास है, गेहूँ है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। किसी स्थान की सभ्यता संस्कृति भी खनिजों से प्रभावित होती है। इंग्लैंड की कोयले की सभ्यता और अरब देशों की तेल सभ्यता इस बात के उदाहरण है। हम देखते हैं कि ईरान, इराक, सऊदी अरब जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर तेल निकलने से वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, समृद्धि आई है। कई बार राजनीतिक व्यवस्था का कारण भी खनिजों का असमान वितरण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न खनिज शक्ति के साधन जो हैं, कोयला हो चाहे पेट्रोल हो, प्राकृतिक गैस हो, प्रचुर उपलब्ध होने के कारण आज विश्व की आर्थिक शक्ति बनी हुई है। इसके विपरीत रेगिस्तानों में अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, दुर्गम क्षेत्र होता है, कठिन जलवायु परिस्थिति होती है। इसके कारण यहाँ पर जो है वो जीवन यापन मुश्किल है। लेकिन रेगिस्तान में भी यदि कहीं पर खनिज निकलता है तो उससे भी वहाँ की जो है समृद्धि बढ़ती है। पांचवा कारक है जलवायु। प्राकृतिक वातावरण का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु। मानव निवास हेतु भौगोलिक परिस्थितियों में जलवायु का निर्णायक रोल होता है। यही कारण है कि मानसून जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत जो कठोर उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है, चाहे आपका सहारा का रेगिस्तान हो, चाहे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र दलदल क्षेत्र हो, टुंड्रा का आर्टिक क्षेत्र हो, वहाँ पर जनविहीन लोग बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, ना के बराबर आबादी पाई जाती है। तो हंटिंगटन ने मानव सभ्यता और संस्कृति विकास में जलवायु का बड़ा योगदान बताया है। पश्चिमी यूरोप में उच्च जीवन स्तर, वैज्ञानिक उन्नति, औद्योगिकरण के कारण का मुख्य कारण है जलवायु की उपलब्धता। अच्छी जलवायु का परिणाम है। पश्चिम यूरोप की जलवायु को आदर्श जलवायु माना जाता है। जो भूमध्य सागर है उसके चारों तरफ के जो देश हैं, चाहे यूनान हो, तुर्की हो, ये जो देश हैं वो वहाँ की जलवायु बहुत ही आदर्श पाई जाती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं परिवर्तित वायुमंडल, शीतोष्ण चक्रवातीय मौसमी दशाएं उच्च मानसिक शारीरिक दशाओं के लिए आवश्यक हैं, आदर्श मानी जाती हैं। जलवायु न केवल स्थिति पर निर्भर करती है अपितु भू आकारों, जल राशियों, मिट्टी और खनिज आदि तत्वों को भी प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु भूमध्य रेखा की जो जलवायु है आर्द्र जलवायु है। इसी तरह से पशु और मानव जीवन भी जलवायु को पर प्रभाव स्पष्ट दिखता है। मनुष्य की शारीरिक क्षमताओं पर, उसकी बौद्धिक क्षमता पर, उसके चातुर्य स्वास्थ्य पर जलवायु का इफेक्ट पड़ता है। जहाँ की जलवायु गर्म है, नम है या दलदल है, वहाँ के मनुष्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जहाँ की जलवायु ठंडी है और जहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसी तरह से जो एशियाई देश हैं, मानसून जलवायु है, वहाँ के लोग आलसी और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ पर कम ध्यान देते हैं, भाग्यवादी होते हैं। मानव अभिव्यंजनाएं, हंटिंगटन ने मानव अभिव्यंजनाओं को इस भी 4 तरह से व्यक्त किया है। पहली है
प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो बहुत ही मुख्य आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। उनमें आप भोजन है मनुष्य के लिए, जल है, कपड़ा है, मकान है, औजार है और यातायात के साधन है। ये सारे के सारे आपके आवश्यकताओं में हैं, मटेरियल नीड्स हैं। दूसरा है आधारभूत व्यवसाय, फंडामेंटल ऑक्यूपेशन। ये भी जो है प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए जाते हैं। मनुष्य जंगलों में शिकार करेगा, फल एकत्रित करेगा, समुद्र किनारे या जलाशयों पर मछली पकड़ेगा, अपने